प्रदेश के बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बोरवेल में फंसे 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक 80 घंटे बाद बोरवेल से तन्मय को बाहर निकाला गया, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को जमीन के नीचे पत्थर होने की वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और निकालने में काफी वक्त लग गया, जिसकी वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करीब 80 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन पत्थर होने की वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और ऐसे में हाथ से खुदाई करके तन्मय को बाहर निकाला गया और इसी में काफी ज्यादा वक्त लग गया और तन्मय की जान नहीं बच सकी। तन्मय बीते 4 दिनों से बोरवेल में फंसा हुआ था। 4 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। करीब 80 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन जब तन्मय को बाहर निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, तो वो उसे मृत घोषित कर दिया गया। की मंजूरी मिलनी जरूरी है। इसीलिए तुर्की को मनाने के लिए फिनलैंड और स्वीडन उसकी सभी शिकायतें दूर करने के लिए तैयार हो गए। खबर है कि पिछले दिनों तुर्की की मांग पर स्वीडन कुछ कुर्द लड़ाकों को उसे सौंप भी चुका है। उधर जर्मनी में तख्तापलट की कोशिश नाकाम किए जाने की खबर आई। वहां पिछले कई दशकों से चल रहे राइख्सबर्गर आंदोलन से जुड़े लोगों पर तख्तापलट की कोशिश का आरोप लगा और 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 130 जगहों पर छापेमारी की खबर आई, जिसके बाद 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार लोगों में बड़ी संख्या में जर्मनी के पूर्व पुलिसकर्मी शामिल हैं। जर्मनी की सरकार का दावा है कि ये लोग कुछ हमलावरों का एक ग्रुप तैयार कर चुके थे। इस ग्रुप को हथियारों के साथ जर्मनी की राइख्सटैग बिल्डिंग यानी वहां की संसद पर हमले की जिम्मेदारी दे दी गई थी। बताया गया कि हथियारों के दम पर पूरी संसद को बंधक बनाने और तख्तापलट करने की योजना बनाई गई थी। राइख्सबर्गर आंदोलन जर्मनी में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो गया था और अब ये जर्मनी के कई शहरों में फैल चुका है। इस आंदोलन से जुड़े लोग न तो जर्मनी की सरकार को मानते और न ही वहां के कानून को। ये ऐसा कट्टरपंथी समूह है जो कई आतंकी हमलों को भी अंजाम दे चुका है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना एक बार फिर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन के शहरों पर हमले शुरू करेगी। पिछले कुछ हफ्तों से ठंड की वजह से रूस यूक्रेन पर ईरान के हथियार से हमले नहीं कर पा रहा है, जिसके पीछे वजह यह बताई गई कि ईरान का शाहिद 136 ड्रोन ठंड में उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि रूस ने ईरान के इस हथियार में कई बदलाव किए हैं, जिसके बाद ईरान का ये घातक ड्रोन अब किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में एक बार फिर यूक्रेन के शहर शाहिद 136 ड्रोन के निशाने पर होंगे। क्योंकि क्राइमिया पुल पर हुए हमले के बाद रूस ने ईरान के इसी हथियार से कीव समेत तमाम शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। शाहिद 136 ड्रोन से ही रूस ने यूक्रेन के कई पावर स्टेशनों को भी तबाह कर दिया था, लेकिन 17 नवंबर के बाद रूस ने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उस वक्त पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि ईरान का ये ड्रोन ठंड के मौसम में उड़ान भरने की काबिलियत नहीं रखता है, लेकिन इसमें किए गए बदलावों के बाद ये ड्रोन एक बार फिर यूक्रेन को दहलाने के लिए तैयार है। यानी आने वाले दिनों में शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन के शहरों में फिर तबाही मचा सकता है। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि चीन के पास उससे ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं। पेंटागन के मुताबिक चीन लगातार अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाने पर काम कर रहा है और वो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। पेंटागन की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि चीन के पास परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक बहुत ही कम समय में तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या 400 के पार पहुंच गई है, जबकि 2020 में यह अनुमान लगाया गया था कि चीन के पास करीब 200 परमाणु हथियार हैं। मतलब ये कि 2020 से अब तक चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या दुगनी हो गई। ऐसे में रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई कि अगर चीन इसी रफ्तार से परमाणु हथियारों पर काम करता रहा तो 2035 तक उसके पास करीब 1500 परमाणु हथियार हो जाएंगे, जिसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी। क्योंकि पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने 2021 में दुनिया में सबसे ज्यादा 135 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट भी किया, जिसका मतलब ये हुआ कि चीन अमेरिका से ज्यादा तेजी से अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने पर काम कर रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना को सबक सिखाने के लिए अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बमों की सप्लाई शुरू कर सकता है। ये बम 100 देशों में बैन हो चुके हैं और यूएन ने भी युद्ध में इनके इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका रूसी सेना को खदेड़ने के लिए यूक्रेन को क्लस्टर बमों की बड़ी खेप भेज सकता है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने इसे मंजूरी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि देर सवेर इसे हरी झंडी मिल जाएगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगले साल की शुरुआत में ही इन बमों को यूक्रेन भेजने का प्लान है, जबकि जंग में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर रोक है। क्योंकि ये कोई अकेला बम नहीं होता, बल्कि इसके अंदर 1, 2 नहीं 600 बम होते हैं।
क्लस्टर बम को जब आसमान से गिराया जाता है तो ये गुच्छे की शक्ल में जमीन पर गिरते हैं। बम का कंटेनर खुलते ही छोटे छोटे बम हवा में छिटक जाते हैं, जिनके गिरने के बाद 25 से 30 मीटर के दायरे में जमीन पर सब कुछ तबाह हो जाता है। यूक्रेन जंग में ज़ेलेंस्की कई बार रूस पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का आरोप लगा चुके हैं और अब यूक्रेन जंग में उन्हीं खतरनाक बमों का इस्तेमाल अमेरिका रूस के खिलाफ करने की तैयारी में है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि परमाणु युद्ध पर पुतिन के एक बयान ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चिंता बढ़ा दी। पुतिन ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और अगर रूस की सुरक्षा पर आंच आई तो वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे। मतलब ये कि यूक्रेन की जंग किसी भी वक्त परमाणु युद्ध में बदल सकती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब रूस ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी हो। इससे पहले भी वो कई बार ऐसी चेतावनियां देकर यूक्रेन और नेटो देशों को डराने की कोशिश कर चुका है। लेकिन पुतिन ने इस बार ये धमकी रूस के मानवाधिकार परिषद की एक बैठक में दी, जहां उन्होंने साफ कहा कि अगर रूस पर खतरा मंडराया तो वो एटम बम गिराने में देर नहीं लगाएंगे। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। если не применит первый, ни при каких обстоятельствах. इसके साथ ही पुतिन ने यह आरोप लगाया कि अमेरिका रूस को घेरने के लिए यूरोप के देशों में बड़े पैमाने पर अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर रहा है। इधर सऊदी अरब में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। चीन के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत अमेरिका के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन गया, क्योंकि अमेरिका की आपदा को चीन अवसर बना चुका है। जिन खाड़ी देशों में अमेरिका का दबदबा हुआ करता था, वहां चीन नए रिश्ते जोड़ने में लगा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सऊदी अरब पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। आसमान में फाइटर जेट फ्लाई पास्ट करते हुए दिखे। जैसे ही सऊदी अरब की एयर स्पेस में शी जिनपिंग का प्लेन दाखिल हुआ, सऊदी अरब के फाइटर जेट प्लेन के साथ उड़ान भरते रहे। फिर चीन के झंडे के रंग भी हवा में छोड़ते हुए फाइटर जेट करतब दिखाते रहे। शी जिनपिंग को 21 तोपों की सलामी तक दी गई। चीन के साथ सऊदी अरब तो क्या, किसी भी खाड़ी देश की ऐसी नजदीकी नहीं थी। इसीलिए ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगे। सऊदी अरब में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 बड़े कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, चाइना अरब स्टेट समिट और चाइना गल्फ कोऑपरेशन समिट। इन दोनों का मकसद चीन को अरब देशों के साथ जोड़ना है। खाड़ी देशों के कच्चे तेल का चीन बड़ा खरीदार बना हुआ है। अब इन कार्यक्रमों के जरिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा निवेश करेगा। लेकिन चीन का पैर फैलाना बाइडेन को परेशान करने वाला है, क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब के बरसों पुराने रिश्तों में दरार की वजह बाइडेन को ही माना जाता है। सऊदी अरब के साथ मजबूत रिश्तों की जरूरत बाइडेन को केवल यूक्रेन युद्ध के बाद महसूस हुई, जिसके बाद बाइडेन बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है। राजस्थान के अनूपगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलियां बरसाई, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ये बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया है राजस्थान सीमा के पास, लेकिन भारतीय जवानों ने इसका डटकर मुकाबला किया और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान की एक बार फिर से नापाक साजिश देखी गई। सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान अक्सर करता रहता है और इस बार राजस्थान में अनूपगढ़ सेक्टर के पास पाकिस्तान ने गोलियां बरसाई। अरब को साधने का मतलब है कई खाड़ी देशों के साथ रिश्ता जोड़ना। जिन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए शी जिनपिंग चीन गए हैं, वहां भी कई देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। और चीन की कोशिश यह है कि पश्चिम एशिया के इन देशों का इस्तेमाल अमेरिका को कमजोर करने के लिए किया जाए। शी जिनपिंग की तरफ से इन सभी देशों को रक्षा सहयोग का भी भरोसा दिया गया है। सऊदी अरब को पहले से एक ऐसे साथी की जरूरत है जो ईरान से लड़ने के लिए उसे हथियार दे पाए। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम से बनने वाली चीजों के कारोबार और टूरिज्म तक में सहयोग का वादा चीन ने किया। मतलब ये कि जैसे चीन किसी भी देश को सुनहरे ख्वाब दिखाता है, कुछ वैसा ही दांव शी जिनपिंग ने सऊदी अरब में भी चल दिया। रूस से तो सऊदी अरब की नजदीकी पहले से ही है। अब चीन की खाड़ी देशों में एंट्री एक नया त्रिकोण बनाने वाली है। चीन, रूस और सऊदी अरब की तिकड़ी अमेरिका के लिए बड़ी टेंशन बन सकती है। उधर ईरान में लगभग 3 महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में वहां के सुप्रीम लीडर के परिवार में ही मोर्चा खुल गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की एक बहन विरोध प्रदर्शनों के हक में उतर आई और उन्होंने आयतुल्लाह खामनेई के शासन पर उंगली उठा दी। इतना ही नहीं, खामनेई की बहन ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने वाली ईरान की सेना से कहा वो जितनी जल्दी हो सके हथियार डाल दे और प्रदर्शनकारियों से हाथ मिला ले, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। सितंबर में तेहरान में हिजाब ठीक से न पहनने की वजह से वहां की मोरालिटी पुलिस ने महसा अमीनी नाम की लड़की को गिरफ्तार किया था, मगर गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी। उसी के बाद से ईरान सुलग रहा है। ईरान का कहना है कि विरोध प्रदर्शनों में 200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं,
लेकिन फिर भी ईरान की बर्बरता खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खबर है कि ईरान का सुरक्षा बल हिजाब का विरोध कर रही महिलाओं के चेहरों और प्राइवेट पार्ट्स को निशाना बना रहा है, जिसका दावा ईरान के उन डॉक्टरों और नर्सों ने किया जो चोरी छिपे जख्मी प्रदर्शनकारियों का इलाज कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान उन्होंने प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले पुरुषों और महिलाओं की चोटों में फर्क पाया। जहां आदमियों की टांगों और पीठ पर शॉटगन की पैलेट के जख्म देखे गए, वहीं महिलाओं के चेहरे, आंख और प्राइवेट पार्ट्स को टारगेट किया गया था। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के आदेश पर हत्या के एक दोषी को सरेआम फांसी दे दी गई। हाल ही में वहां की सरकार ने चेतावनी दी थी कि तालिबान की सख्त नीतियों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि तालिबान सरकार एक बार फिर उसी रंग में आ गई जिसके लिए वो बदनाम थी। उसके निर्देश पर फराह प्रांत में हत्या के मामले के एक दोषी को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में फांसी पर लटका दिया गया। खबर है कि इस दौरान तालिबान सरकार के कुछ मंत्री भी वहां मौजूद रहे। बताया गया कि फांसी देने से पहले वहां की 3 बड़ी अदालतों और तालिबान के सबसे बड़े नेता से मंजूरी ली गई। अफगानिस्तान में पिछले साल सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने पहली बार किसी अपराधी को सरेआम फांसी दी। हालांकि तालिबान ऐसा पहले भी करते थे। 1990 के दशक के अंत में जब उनका अफगानिस्तान पर पूरा राज था, तब भी इसी तरह की क्रूर सजाएं लोगों को दी जाती थी। तब किसी भी अपराध के दोषी को सरेआम फांसी देना, कोड़े मारना और पत्थरों से मारकर मौत के घाट उतारने जैसी सजा को अंजाम दिया जाता था। इस बीच जापान, ब्रिटेन और इटली ने मिलकर बेहद ताकतवर फाइटर जेट बनाने का ऐलान किया। माना जा रहा है कि तीनों देशों की यह डील अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार होगा जब जापान के किसी सैन्य कार्यक्रम में अमेरिका शामिल नहीं है। इसके अलावा ब्रिटेन और इटली ने भी इस रक्षा सौदे से अमेरिका को दूर रखा। कहा जा रहा है कि चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान ने ही इस घातक लड़ाकू विमान को एक साथ मिलकर बनाने की पहल की। इस डील के मुताबिक 2035 तक जापान, ब्रिटेन और इटली मिलकर नई पीढ़ी का फाइटर जेट बनाएंगे, जो चीन की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को कड़ी टक्कर देगा। खबर है कि जापान पहले अमेरिका के साथ मिलकर ये विमान बनाने वाला था, लेकिन बाद में उसने इटली और ब्रिटेन के साथ हाथ मिला लिया। वो भी ऐसे वक्त में जब चीन से लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए अमेरिका कई बार जापान को सुरक्षा की गारंटी दे चुका है। मतलब एक तरफ तो जापान और ब्रिटेन को चीन और रूस से निपटने के लिए अमेरिका का साथ चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने फाइटर जेट बनाने में अमेरिका को पूछा तक नहीं। कोरोना वायरस के कारण चीन में एक बार फिर हालात बेकाबू हो गए। वहां जीरो कोविड पॉलिसी में ढील मिलते ही कोरोना विस्फोट की खबर आई। कोरोना से जुड़ी सख्त बंदिशों के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद चीन में एक साथ बड़े पैमाने पर ढील दे दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां बड़ी संख्या में लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। कोरोना वायरस ने 2021 के शुरुआती महीनों में जिस तरह पूरी दुनिया को बेहाल किया था, चीन में वही सूरत हाल 2 साल बाद बन गए। जब से ये महामारी आई है, तब से अब तक चीन में नियम जरा भी नहीं बदले थे। चाहे कोरोना का मरीज बिना लक्षण वाला हो या हल्के लक्षण वाला हो, चीन में अब तक उसे घर में रहने की इजाजत नहीं थी। मरीज को कैंप या टेंट में क्वारंटीन रखा जा रहा था, लेकिन पहली बार वहां लोगों को घर में रहकर इलाज करने की इजाजत दे दी गई। यहाँ तक कि कई जगहों पर कोरोना की टेस्टिंग जरूरी करने के नियम में भी ढील दे दी गई। यही वजह है कि वहां अहम सड़कों पर लगाए गए टेस्टिंग करने वाले बूथ भी हटा लिए गए। ऊपर से कुछ एजेंसियों ने दावा कर दिया है कि चीन में कोरोना वायरस की वजह से 20 लाख लोगों की जान जाएगी। इतनी बड़ी तबाही की आशंका से ही लोगों में डर का माहौल बनने में देर नहीं लगी। इसीलिए लोगों ने हर तरह के बुरे हालात से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। कई शहरों में लोगों के दवाएं और टेस्टिंग किट खरीदकर स्टॉक जमा करने की भी खबरें आई। चीन में सरकार ने लोगों को नियमों में ढील अचानक दी है। इसी ढील के कारण हालात बेकाबू हुए और बड़ी संख्या में लोगों की मौत की आशंका जताई गई। जिस आंदोलन के कारण सरकार ने ढील दी, वो चीन की जनता ने ही चलाया था। इसलिए लोग सरकार से शिकायत नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने आने वाली मुसीबत से निपटने की तैयारी तेज कर दी। जैसे पूरी दुनिया ने करीब 2 साल पहले कोरोना के साथ जीने का फैसला किया था, चीन में वही काम लोगों ने अब शुरू किया है। यही वजह है कि अहम जगहों पर भीड़ कई गुना बढ़ गई, जिसके कारण वायरस तेजी से फैलने लगा। दूसरी तरफ कोरोना के कुछ ऐसे वेरिएंट भी सामने आ गए जो बेहद खतरनाक हैं। चीन से ही कोरोना वायरस फैला था और अब उसी की बड़ी आफत यह है कि वो अब तक एक अच्छी वैक्सीन तक नहीं बना पाया है, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। इधर खबर है कि फिनलैंड और स्वीडन नेटो की सदस्यता के लिए तुर्की की हर शर्त मानने को तैयार हो गए। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दोनों देशों ने तुर्की को मनाने के लिए अमेरिका से दखल देने की गुहार लगाई और भरोसा दिया कि वो नेटो की सदस्यता के लिए तुर्की की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। फिनलैंड और स्वीडन ने मई में नेटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था, लेकिन तुर्की के वीटो ने उनका रास्ता रोक दिया। असल में तुर्की का आरोप है कि फिनलैंड और स्वीडन उसके देश में आतंक फैलाने वाले कुर्द लड़ाकों को पनाह देते हैं। साथ ही इन दोनों देशों ने तुर्की को हथियारों के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाए हैं। लेकिन किसी भी देश को नेटो का सदस्य बनने के लिए उसके मौजूदा सभी 30 सदस्यों की मंजूरी मिलनी जरूरी है। इसीलिए तुर्की को मनाने के लिए
आज गुजरात में बीजेपी विधायक दल की बैठक है। सुबह 10:30 बजे गांधीनगर बीजेपी दफ्तर में ये बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और बीजेपी दोपहर 2 बजे सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां मौजूद रहेंगे। 12 दिसंबर को गुजरात के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। इस बीच इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 2000 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई। उसने ये उपलब्धि पाकिस्तान के मुल्तान के मैदान पर हासिल की, जहां वो पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेलने उतरी। मुल्तान में जैसे ही इंग्लैंड की टीम मैदान में उतरी तो 2000 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली टीम का रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के बाद सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम पर है। अफगानिस्तान के मीडिया के मुताबिक तालिबान ने 27 लोगों पर सरेआम कोड़े बरसाकर उन्हें सजा दी। इन 27 लोगों में 9 महिलाएं और 18 पुरुष शामिल थे। तालिबान की सरकार में कोड़े बरसाकर दी गई इस सजा के वीडियो भी सामने आए, जिसमें 4 लोगों ने एक आदमी के हाथों और पैरों को पकड़कर जमीन से ऊपर उठा रखा था। इसके बाद वहां हाथ में कोड़ा लिए हुए एक आदमी ने उसकी पीठ पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। इस दौरान कोड़े की मार से बुरी तरह तड़प रहा वो आदमी उन लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी चीखों पर ध्यान तक नहीं दिया। इसी तरह एक दूसरे वीडियो में एक महिला नजर आई, जिसे इसी तरह सजा दी गई। बताया गया कि वहां कुल 27 लोगों को कोड़े मारने की सजा दी गई, जिनमें 18 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल थी। दावा किया गया कि अफगानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को चोरी समेत कई दूसरे अपराध करने के लिए कोड़े मारने की सजा सुनाई थी। अफगानिस्तान के मीडिया के मुताबिक इस दौरान वहां मौजूद करीब 1000 लोग इस सजा पर खुशी जताते हुए नारे लगाते रहे। कुछ रोज पहले भी तालिबानी सरकार में 19 लोगों को कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कलह पर यह ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। शिमला में विधायक दल की बैठक खत्म हो गई। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि सीएम चेहरे का फैसला आलाकमान करेगा, यानी हिमाचल में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अंतिम मुहर दिल्ली में लगेगी और अंतिम फैसला गांधी परिवार करेगा। हालांकि रेस में सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम आगे चल रहा है। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा विधायक सुक्खू के साथ है। सूत्रों के मुताबिक प्रतिभा सिंह के 25 विधायकों के समर्थन का दावा भी गलत है, लेकिन प्रतिभा सिंह की नाराजगी कम करने के लिए उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को मंत्रिमंडल में बड़ा पद दिया जा सकता है। सुखविंदर सुक्खू जी हमारे साथ में हैं और पूरी हमने देखा कि कांग्रेस को जीत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। सुक्खू जी, राज मिला लेकिन ताज की लड़ाई। अगर सब कुछ ठीक है तो ये जो बाहर हो रहा था आपने देखा, ये क्यों? नहीं, बाहर तो कार्यकर्ता आते हैं, नारे लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी ऐसे नारे की एक तरफ लग रहे हैं कि रानी को ताज मिले, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं सुक्खू जी को ताज मिलेगा। ऐसा क्यों? देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे तो पता नहीं था। मैं तो सीधा अपने इस चुनाव क्षेत्र से शाम को 5:30 बजे पहुंचा हूँ। विधानसभा क्षेत्र में पहले कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के बाद हमने अपनी देवी देवताओं का पूजन किया। उसके बाद आए 6 बजे सीएलपी मीटिंग थी। कई विधायकों ने अनुरोध किया कि हम चंबा से चलना है, 9 घंटे लगते हैं। आपने बहुत कुछ डिसाइड किया इस चुनाव में, आप यहाँ तक पहुंचा, लेकर आए 40 सीटें। अब जस्ट ये बता दीजिए कब तक नाम सामने आ जाएगा? ये तो कम से कम ये 3 ऑब्जर्वर आपको बताकर गए होंगे। देखिए, अब ये कल जाएंगे हाईकमांड के पास, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। हाईकमांड में जो वरिष्ठ नेता था सभी चर्चा करते हैं, सभी परिस्थितियों को देखते हैं, सभी लोगों से बातचीत कर राय को प्रकट करते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री की घोषणा होती है। मुझे मालूम है आप नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी कुछ 1-2 नाम तो आपने भी रखे होंगे। अपना रखा या किसी और का रखा? क्योंकि आपने देखा पूरा चुनाव, आपने सब कैंडिडेट्स को देखा, कौन जीत गया है कौन नहीं जीत कर आया। देखिए, मैंने तो हाईकमांड का नाम रखा कि जो हाईकमांड का नाम होगा उसके साथ होगा। उसमें कोई फिर इफ एंड बट नहीं होगा, कोई भी नाम आए सुक्खू जी को कोई दो राय नहीं है। मैं तो पार्टी का लॉयल सोल्जर आज से न्यू 35 इयर्स बैक मैंने पार्टी ज्वाइन। उसमें सुक्खू हो या ना हो, उसमें सुक्खू हो ना हो कोई बात नहीं। आई एम लॉयल सोल्जर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। विधायक विक्रमादित्य ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला हाईकमान ही तय करेगा। विक्रम जी हमारे साथ में हैं और अभी हम देख रहे थे मंच पर आपकी माताजी भी बड़ी खुश थी और सुक्खू जी भी बड़ी खुश थे, लेकिन आपके कार्यकर्ता दोनों आमने सामने खड़े थे। ठीक है वो बातें, लेकिन कोई संदेश आपके कान तक पहुंचा हो? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है आपके खेमे से कि लेगेसी तो आप वीरभद्र जी के साथ में लेकर। देखिए, ये स्वाभाविक है कि वीरभद्र सिंह जी का नाम इन चुनावों में बहुत बड़े तरीके से लिया गया था
और उनकी लेगेसी को आगे ले जाना भी एक बहुत बड़ा दायित्व है। सीएम डिप्टी सीएम का कोई फॉर्मूला तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि सबको मनाना है पहली चीज। और ये कोई भी फैसला है, वहां सुक्खू जी ने कहा है कुछ भी आएगा उसमें सुक्खू का नाम हो ना हो मैं तो मान लूंगा। आप मानेंगे उसमें प्रतिभा जी का नाम हो ना हो, आपका नाम हो ना हो? हाँ, निश्चित तौर से सीएम डिप्टी सीएम तो नहीं बन रहा है। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, काम महत्वपूर्ण है। हमने काम पूरे करने हैं और उसके लिए जो भी फैसला पार्टी का होगा वो हमारे लिए माननीय और सम्मान्य होगा। सीएम डिप्टी सीएम कुछ फॉर्मूला निकलेगा? अब वो तो हाईकमांड पे है, उन्होंने निकालना है तो निकल भी सकता है, नहीं निकालना होगा तो नहीं निकलेगा। उधर बिहार के जमुई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार और एक मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा तब हुआ जब मोटरसाइकिल सवार बहन की शादी के लिए बाजार से खरीदारी कर अपने एक दोस्त के साथ घर लौट रहा था, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल जाती दिखी। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची, सामने से आ रही कार से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार दोनों लोग हवा में उछलकर काफी दूर जा गिरे। इस घटना को देख कई लोग वहां पहुंच गए, जिससे घबराकर ड्राइवर कार लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी कुछ लोगों ने उस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, लेकिन वो नहीं रुका और गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार दोनों लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें एक की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच खबर है कि चीन की वुहान यूनिवर्सिटी के 4 छात्रों ने इंसान को गायब करने वाला कोट ही बना दिया। कहानी फिल्मी लग रही है, क्योंकि ऐसा तो फिल्म हैरी पॉटर में देखने को मिला था। लेकिन दावा है कि चीन के छात्रों ने ऐसा कोट बना लिया है जिसे पहनते ही इंसान दिखना बंद हो जाएगा, कुछ उसी तरह जैसे फिल्म में हैरी पॉटर हुआ था। हालांकि फिल्म की तरह असल दुनिया में कोई जादू नहीं होगा। इंसान तो ऐसा कोट पहने दूसरे इंसान को आराम से देख पाएगा, लेकिन चीन में जगह जगह लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हाईटेक सिक्योरिटी कैमरे गच्चा खा जाएंगे। बताया गया कि दिन हो चाहे रात, ये कोट हर वक्त असरदार रहेगा। इस कोट पर ऐसे पैटर्न हैं कि दिन में उसे पहने शख्स को देखकर कैमरा ये बता ही नहीं पाएगा कि सामने जो खड़ा है वो कोई इंसान है। वहीं रात में कोट ऐसे हीट सिग्नल छोड़ेगा कि फिर कैमरों को चकमा दे देगा। ये कोट सस्ता भी है। एक कोट की कीमत महज $70 यानी भारतीय रुपयों में 5,765 रुपए है। इस कोट के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि चीन के कैमरा और AI तकनीक में खामियां हैं, जिन पर काम किया जाना चाहिए। और अब एक बड़ी खबर, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के पहले क्वार्टर फाइनल में एक बड़ा उलटफेर हो गया। क्रोएशिया ने 5 बार की चैंपियन टीम ब्राजील को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। दोनों टीमें 90 मिनट तक 0-0 से बराबरी पर रहीं और इसके बाद खेल एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा। वहां दोनों टीमों ने एक-एक गोल किया, लेकिन जब बात पेनल्टी शूटआउट की आई तो बाजी क्रोएशिया ने मार ली और ब्राजील, जो कि 5 बार की चैंपियन टीम है, उसे क्रोएशिया ने इससे बाहर कर दिया। तो पेनाल्टी शूटआउट में ब्राजील जो है वो बाहर हो गया और सेमीफाइनल में अब क्रोएशिया की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। ये बड़ा उलटफेर देखा गया। आपको बता दें कि 90 मिनट तक दोनों के बीच जो फाइट चली वो 0-0 पर ये मुकाबला अटका रहा और आखिरकार जाकर पेनाल्टी शूटआउट में बाजी क्रोएशिया ने मारी। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उनके घर के अवैध हिस्से को प्रशासन ने तोड़ दिया, क्योंकि नगर निगम ने जांच के दौरान पाया कि आरोपियों के घर का कुछ हिस्सा बिना अनुमति के बनाया गया था। इसके बाद कार्रवाई करते हुए उन्होंने अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला दिया। नगर निगम ने 3 आरोपियों के घर को चिन्हित किया था, जिन पर हत्या का आरोप है। नोटिस जारी करने के बाद आज उन पर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगर निगम की टीम और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। आरोप है कि कार्तिक मेले में बीते मंगलवार की रात कुछ लड़कों ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसका विरोध लड़की के भाई ने किया तो उन्होंने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। इधर खबर है कि फिनलैंड और स्वीडन नेटो की सदस्यता के लिए तुर्की की हर शर्त मानने को तैयार हो गए। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दोनों देशों ने तुर्की को मनाने के लिए अमेरिका से दखल देने की गुहार लगाई और भरोसा दिया कि वो नेटो की सदस्यता के लिए तुर्की की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। फिनलैंड और स्वीडन ने मई में नेटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था, लेकिन तुर्की के वीटो ने उनका रास्ता रोक दिया। असल में तुर्की का आरोप है कि फिनलैंड और स्वीडन उसके देश में आतंक फैलाने वाले कुर्द लड़ाकों को पनाह देते हैं। साथ ही इन दोनों देशों ने तुर्की को हथियारों के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाए हैं। लेकिन किसी भी देश को नेटो का सदस्य बनने के लिए उसके मौजूदा सभी 30 सदस्यों की मंजूरी मिलनी जरूरी है। इसीलिए तुर्की को मनाने के लिए फिनलैंड और स्वीडन उसकी सभी शिकायतें दूर करने के लिए तैयार हो गए। खबर है कि पिछले दिनों तुर्की की मांग पर स्वीडन कुछ कुर्द लड़ाकों को उसे सौंप भी चुका है। उधर दिल्ली में एमसीडी के नतीजों के बाद कांग्रेस को तगड़ा झटका लग गया।
उसके 2 पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जिनमें मुस्तफाबाद से पार्षद सबीला बेगम, ब्रिजपुरी से पार्षद नाजिया खातून के साथ ही दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसी पार्टी में साथ आने में हमें भी दिल को खुशी हो रही है, जो काम करना चाहती है हर वर्ग के लिए। इनके अलावा कांग्रेस के 5 और कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जिनका स्वागत पार्टी के नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने किया। बड़ी खबर आपको बता दें, फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने नेदरलैंड्स को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। मैच का रिजल्ट पेनल्टी के जरिए हुआ। पहले हाफ में अर्जेंटीना 2-0 से बढ़त बनाए हुए था, जिसके बाद नेदरलैंड्स ने जबरदस्त वापसी करते हुए स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया और इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट के जरिए हुआ, जिसमें ये बड़ी खबर सामने आई। और बड़ी खबर आपको बता दें कि सेमीफाइनल में जो है वो अर्जेंटीना की टीम पहुंच चुकी है। हॉलैंड से अर्जेंटीना की टीम ने मैच जीता। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में उस वक्त हंगामा हो गया जब चंबल नदी में रेत का अवैध खनन करने वाले एक बदमाश को पकड़ने गई टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया और उन पर पथराव किया, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पथराव की वजह से प्रशासन की कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए दिखाई दिए। हालांकि गांव वालों के विरोध के बाद भी प्रशासन की टीम ने वहां कार्रवाई की और रेत भरने वाली मशीन के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। बताया गया कि प्रशासन की टीम को ये खबर मिली थी कि चंबल नदी में अवैध तरीके से रेत का खनन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मिलते ही अधिकारियों की टीम वहां पहुंची, जिसके बाद गांव के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और उन्हें भगाने के लिए उन पर पत्थर बरसाए। इस बीच नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज के चक्कर में आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढ़ गईं। उनके खिलाफ बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया। क्योंकि नेटफ्लिक्स की सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की किताब बिहार डायरी पर बनाई गई। आरोप है कि ये सौदा उन्होंने 1 करोड़ रुपए में किया, जिसमें करीब 38 लाख रुपए उन्होंने अपनी पत्नी के खाते में मंगवाए। इसके बाद बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उन पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया। इसके अलावा उन पर सरकारी पद पर रहते हुए निजी कंपनी से सौदा करने का आरोप भी लगा। अमित लोढ़ा 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिनकी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी, जहां उन्होंने ड्यूटी के दौरान कई गिरोह का भंडाफोड़ करने वाली कहानियों को जोड़कर एक किताब लिखी, जिसे नेटफ्लिक्स के लिए फ्राइडे स्टोरी टेलर्स नाम के प्रोडक्शन हाउस ने वेब सीरीज के तौर पर तैयार किया। आरोप है कि इसके बदले उन्होंने वेब सीरीज बनाने वाली कंपनी से मोटी रकम की डील की, जिसके बाद वो जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए। इधर राजस्थान के जोधपुर में एक शादी के घर में हुए सिलेंडर धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग आग में झुलस गए। शादी में खाना बनाने के दौरान अचानक आग लगी और वहां रखे कई सिलेंडर आग की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से आग ज्यादा भड़क गई और देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे की खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। इसकी जांच भी होनी चाहिए, ये ब्लास्ट क्यों हो। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक लड़के ने स्कूल से आ रही लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। लड़की पर हमला उस वक्त किया गया जब वो स्कूल से लौट गई, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें पहले एक लड़का स्कूटर से आता दिखा और फिर उसने स्कूटर एक तरफ खड़ी कर स्कूल से आ रही लड़की का रास्ता रोक लिया। इस दौरान लड़की उससे बचने की कोशिश करती दिखी, लेकिन लड़के ने उसे जाने नहीं दिया, जिसके बाद सिरफिरा अपनी जेब से चाकू निकालकर अपनी पीठ के पीछे छिपाता नजर आया। इसके बाद दोबारा लड़का लड़की की तरफ बढ़ता दिखा। उसके बाद उसने लड़की के पास जाकर चाकू से हमला कर दिया और लड़की पर कई वार किए। लड़की की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। इसी बीच लोगों को आता देख आरोपी लड़का मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे तलाश कर गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इस पूरी वारदात में एक नाबालिग लड़के ने आरोपी की मदद की। पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़के को भी हिरासत में ले लिया। उधर जर्मनी में तख्तापलट की कोशिश नाकाम किए जाने की खबर आई। वहां पिछले कई दशकों से चल रहे राइख्सबर्गर आंदोलन से जुड़े लोगों पर तख्तापलट की कोशिश का आरोप लगा और 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 130 जगहों पर छापेमारी की खबर आई, जिसके बाद 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार लोगों में बड़ी संख्या में जर्मनी के पूर्व पुलिसकर्मी शामिल हैं। जर्मनी की सरकार का दावा है कि ये लोग कुछ हमलावरों का एक ग्रुप तैयार कर चुके थे। इस ग्रुप को हथियारों के साथ जर्मनी की राइख्सटैग बिल्डिंग यानी वहां की संसद पर हमले की जिम्मेदारी दे दी गई थी। बताया गया कि हथियारों के दम पर पूरी संसद को बंधक बनाने और तख्तापलट करने की योजना बनाई गई थी। राइख्सबर्गर आंदोलन जर्मनी में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो गया था और अब ये जर्मनी के कई शहरों में फैल चुका है।
इस आंदोलन से जुड़े लोग न तो जर्मनी की सरकार को मानते और न ही वहां के कानून को। ये ऐसा कट्टरपंथी समूह है जो कई आतंकी हमलों को भी अंजाम दे चुका है। इधर मुंबई में हवा की क्वालिटी दिल्ली से भी ज्यादा खराब हो गई। वहां प्रदूषण इतना बढ़ गया कि AQI 300 के पार पहुंच गया। यानी मुंबई की हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई, जिसके बाद वहां कई लोगों ने सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की। तो धूल उड़ता है तो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत आता है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के वक्त मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से वहां AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में ये 263 था। जिसके बाद डॉक्टरों ने मुंबई में लोगों को N95 मास्क पहनने और कुछ घंटों में उसे बदलते रहने की सलाह दी। खासतौर से जिन लोगों को सांस से जुड़ी बीमारी है उन्हें एहतियात बरतने की सलाह दी गई, जिसकी वजह से हमको डेली अब मास्क पहनना पड़ रहा है। मुंबई में अचानक बढ़े प्रदूषण की वजह कंस्ट्रक्शन के काम के साथ हवा की रफ्तार का कम होना बताया गया, जिसका असर ये हुआ कि कई इलाकों में तो 50 मीटर दूर तक भी दिखना मुश्किल हो गया। एलन मस्क ने जब से ट्विटर की कमान संभाली है तभी से वो कर्मचारियों को सरप्राइज देने में जुटे हैं। इस बार भी उन्होंने जो किया उसे देखकर ट्विटर के कर्मचारी हैरान हैं। एलॉन मस्क जब से ट्विटर के मालिक बने हैं तभी से हलचल मची हुई है। इस बार उन्होंने रातों रात ट्विटर के हेडक्वार्टर को होटल में तब्दील करवा दिया। ट्विटर के हेडक्वार्टर की कुछ ऐसी ही तस्वीरें भी सामने आई। ऑफिस के हर फ्लोर पर 4 से 8 ऐसे कमरे तैयार करवाए गए हैं जिसे बेडरूम की शक्ल दी गई है। कर्मचारियों के लिए गद्दे तक बिछवा दिए गए। ऑफिस में आए इस बदलाव को देखकर कर्मचारी हैरान हैं। इस बार एलॉन मस्क ने कर्मचारियों की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा है, जिसे वहां के कर्मचारी पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कहा था कि कर्मचारी या तो जी तोड़ काम करे या फिर नौकरी छोड़ दे। वहीं नवंबर महीने में मस्क ने कहा था कि वो ऑफिस में रहकर कर्मचारियों के साथ काम करेंगे और वहीं सोएंगे, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कंपनी के हालात बेहतर नहीं हो जाते। इस बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पड़ रही कड़ाके की ठंड में नदी नाले सब जम गए। वहां पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। सामने आई तस्वीरों में पानी से भरा रहने वाला झरना बर्फ से लदा हुआ नजर आया, जिसके सामने वहां घूमने आए लोग तस्वीरें खिंचवाते दिखे। वहां ठंड की वजह से चोटी से लेकर घाटी तक सब कुछ बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आया। इसके साथ ही रिहायशी इलाकों में बर्फबारी की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। इधर पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रेलवे के एक कर्मचारी पर अचानक बिजली का तार गिर गया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उस रेलवे कर्मचारी पर बिजली का तार गिरता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 TTE रेलवे प्लेटफॉर्म पर बातचीत करते दिखाई दिए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तभी बिजली के खंभे से एक तार टूटकर वहां खड़े एक TTE पर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से वो रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। गनीमत ये रही कि उसके साथ खड़ा दूसरा TTE समय रहते पीछे हट गया, वरना उसे भी करंट लग सकता था। इसके बाद वहां देखते ही देखते कई लोग इकट्ठा हो गए। इस घटना में वो TTE बुरी तरह झुलस गया और उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। असम के गोलाघाट से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक लड़का हाथियों के झुंड से लड़ता दिखाई दिया और ये लड़का हाथियों को मारने की कोशिश करने लगा। उसने अपने हाथ में एक डंडा उठाया और फिर हाथियों को उससे मारने लगा। इस बीच कुछ हाथी उससे डर गए और बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन लड़का यहीं नहीं रुका और वो लगातार उस डंडे से हाथियों पर वार करने लगा। कुछ हाथी तो वहां से दूर हट गए, लेकिन उनमें से एक हाथी को गुस्सा आ गया और वो लड़के को कुचलने की कोशिश करने लगा। हाथी को अपनी तरफ आता देख वो लड़का जंगल से भाग गया। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने हाथियों पर हमला करने के जुर्म में लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उधर खबर है कि पाकिस्तान के मुल्तान में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के होटल के पास गोलीबारी हो गई। जिस वक्त ये घटना हुई, इंग्लैंड के सारे खिलाड़ी होटल में ही मौजूद थे और खिलाड़ियों से महज 1 किलोमीटर दूर फायरिंग होने से वहां दहशत मच गई। जानकारी के मुताबिक इंग्लैंड की टीम प्रैक्टिस सेशन के लिए मैदान की तरफ रवाना होने की तैयारी में थी, तभी खिलाड़ियों को गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद मुल्तान में पुलिस ने इस आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स इस घटना के बावजूद अपनी टीम के साथ नेट प्रैक्टिस के लिए मैदान पर पहुंचे। पाकिस्तान के लाहौर में 2009 में श्रीलंका की क्रिकेट टीम की बस पर जबरदस्त फायरिंग हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान जाकर मैच खेलने से दुनिया की सारी टीमों ने साफ इनकार कर दिया था। खबर है कि इसी डर से पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम को राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। इधर यूपी के कानपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को खुली चेतावनी दे डाली। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपराधियों को सुधरने की नसीहत भी दी और साथ ही ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले नहीं सुधरे तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। साथ ही उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ भी की।
उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या को लेकर फिर से चिंता जताई है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। इससे पहले भी गिरिराज सिंह बढ़ती जनसंख्या पर खुलकर बोलते रहे हैं और कई बार चिंता जता चुके हैं। इसे देश की सामाजिक समरसता और एकता के लिए खतरा बता चुके हैं। चीन की जनसंख्या और उसकी जीडीपी से तुलना करते हुए भारत के विकास में जनसंख्या को सबसे बड़ी समस्या बताया। और चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा करते हैं, हम 1 मिनट में 32-33 बच्चा पैदा करते हैं। इसके साथ ही गिरिराज सिंह सभी धर्मों के लोगों से 2 से अधिक बच्चा नहीं करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने और उसे नहीं मानने वालों को सरकारी सुविधाओं से वंचित करने की मांग की। तो हमें भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। ऐसा कानून जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दें, सरकारी सुविधाओं से वंचित करें। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़ विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। 2022 में भारत की जनसंख्या 1.41 अरब तो चीन की 1.42 अरब बताई गई है। इस बीच अंतरिक्ष में हुए एक जबरदस्त धमाके की गुत्थी सुलझ गई। सोने की फैक्ट्री बताया जा रहा है। ये स्पेस ब्लास्ट पिछले साल डिटेक्ट किया गया था, लेकिन अब जाकर उसके पीछे की वजह पता चली। वैज्ञानिकों का कहना है कि धमाका इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ सितारों की एक ब्लैक होल से जोरदार टक्कर हो गई थी, जिससे अथाह सोने और प्लैटिनम जैसे बेशकीमती मेटल निकले। इसी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ये सोने की मेन फैक्ट्री है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में वो जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि उससे रोशनी तक बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए ब्लैक होल दिखाई नहीं देते। दिसंबर 2021 में एक ऐसे ही ब्लैक होल से तारे टकरा गए और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और एक स्पेस टेलीस्कोप ने उस टक्कर से हुए धमाके को डिटेक्ट कर लिया। बताया गया कि धमाका इतना दमदार था कि वो काफी देर तक हुआ था और उसने काफी ज्यादा इंफ्रारेड लाइट छोड़ी थी। विज्ञान की भाषा में इस तरह के ब्लास्ट को गामा रे बर्स्ट कहते हैं। गामा रे बर्स्ट पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर धमाके होते हैं। उधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मुश्किलें बढ़ गई। उन पर पद का गलत इस्तेमाल कर आप कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने का आरोप लगा और इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल समेत प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ भी आरोप तय किए। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर उनके खिलाफ एसीबी ने मामला दर्ज किया था। वहीं बिहार के बेगूसराय में पुलिस और लोगों के बीच झड़प का मामला सामने आया है, जहां शराब मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस और लोगों के बीच हुई मारपीट में कई लोग और पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस और लोगों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस लोगों को पीटती दिखी। इस दौरान लोग भी पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त करते देखे गए। मामला बेगूसराय के रतनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां उत्पाद विभाग और पुलिस शराब मिलने की जानकारी होने पर छापेमारी करने पहुंची थी। तब आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया, जो कुछ ही देर बाद झड़प में बदल गई। आरोप है कि पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर रोड़ेबाजी कर दी। मारपीट के जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें लोग पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंकते नजर आए। पुलिस वाले और लोगों के हाथों में डंडे देखे गए, जो एक दूसरे पर चलाते देखे गए। इस दौरान करीब 1 घंटे तक मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। गिरफ्तारी के लिए हमारी विभाग की टीम वहां पर थाना रेड करने पहुंची। वहीं इस झड़प में कई लोग और पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस की कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दूतावास पर हुए हमलों के बाद अपने राजनयिकों की सुरक्षा बढ़ा दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी और साफ किया कि राजनयिकों की सुरक्षा से वो कोई समझौता नहीं कर सकता। असल में पिछले हफ्ते काबुल में पाकिस्तान के दूतावास में फायरिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के राजदूत बाल बचे थे। इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच पिछले दिनों फिर से तेज हुए सीमा विवाद की आंच बेंगलुरु तक पहुंच गई। वहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र की इमारत के सामने कन्नड़ बोलने वालों के एक संगठन ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद बवाल बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया और बस में बैठाकर वहां से ले गई। वहीं कर्नाटक में महाराष्ट्र विरोधी प्रदर्शनों की अगुवाई करने वाले नेताओं ने राज्य में भड़के प्रदर्शनों के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बयान को जिम्मेदार ठहराया। बिकॉज ऑफ योर स्टेटमेंट they are passing the resolutions in those areas. असल में पिछले महीने कर्नाटक के सीएम ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में पड़ने वाले 40 गांवों पर दावा ठोका था, जिस पर ऐतराज जताते हुए महाविकास अघाड़ी के सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्य दर्शक बैठे हुए हैं, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। खबर है कि सीमा विवाद का हल निकालने के लिए अमित शाह 14 दिसंबर को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचा रहा है। हाथियों के आतंक की वजह से लोग डर के बीच रहने को मजबूर है। हाथियों ने कई मकानों को भी नुकसान पहुंचाया है।
जिसकी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दिखा कि एक मकान की दीवार पूरी तरह से टूटी है। अब इस वीडियो को देखिए जब हाथियों का झुंड सड़क पार कर रहा था, जिसमें हाथी के बच्चे भी दिखे जो एक एक करके सड़क पार करके जंगल की ओर जा रहे थे। इस दौरान हाथियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई, जिनमें से किसी ने ये वीडियो बना ली। बताया गया कि हाथियों के इस झुंड में कुल 43 हाथी शामिल हैं, जो इस इलाके में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर एक तालाब के किनारे की आई, जहां हाथियों का झुंड पानी पीते दिखा। पूरा मामला कोरबा के कटघोरा वन मंडल का है, जहां हाथियों के उत्पात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जहां हाथी मकानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं फसल को भी रौंद रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई। वहीं वन विभाग की टीम लोगों को जंगल में जाने से मना करती दिखी। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाई गई, लेकिन हाथियों की झुंड की वजह से लोग अभी भी डर के माहौल में रहने को मजबूर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के तरनतारन से सामने आ रही है। दरअसल तरनतारन में रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से ये अटैक हुआ है। देर रात को थाने पर ये हमला किया गया। ये बड़ी खबर पंजाब के तरनतारन से जानकारी मिल रही है कि वहां पर पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया गया। रॉकेट लॉन्चर की मदद से ये हमला किया गया और पुलिस स्टेशन को टारगेट किया गया। ये जो हमला है वो देर रात थाने पर किया गया। ये बड़ी खबर पंजाब के तरनतारन से सामने आ रही है। पंजाब के तरनतारन में पुलिस स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की गई। रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया पुलिस स्टेशन के ऊपर और देर रात का वक्त जब रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया थाने पर। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तरनतारन से फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको दे दें, जहां पर एक पुलिस थाने को निशाना बनाने की कोशिश की गई। रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया पुलिस स्टेशन पर। रात का वक्त था, देर रात ये अटैक हुआ है। हमारे सहयोगी चमन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चमन, और क्या जानकारी, डिटेल्स दें। जी देखिए, जिस तरह से पंजाब के सरहदी इलाके जो तरनतारन है वहां पर लगातार जिस तरह से पिछले दिनों जो है ड्रोन की खबरें भी आई थी कि जिसमें जो है भारी मात्रा में जो है ड्रोन से जो हथियार बरामद किए गए थे। लेकिन आज जिस तरह से पंजाब के सरहदी इलाका जो थाना था उसके साथ ही लगते सांझ केंद्र जो बना था उसको जो है रॉकेट लॉन्चर से जो है हमला किया गया है। तो बता दें कि जिस तरह से पिछले दिनों मोहाली की जो इंटेलिजेंस ऑफिस में जो था जो है एक रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया, तो कहीं ना कहीं आज फिर ये पुलिस स्टेशन के साथ जो था सांझ केंद्र था उसको जो है निशाना बनाया गया। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि पुलिस स्टेशन को जो है ये जो है निशाना बनाया गया हो और गलती से जो था वो सांझ केंद्र में जो है जो रॉकेट लॉन्चर गिरा है, क्योंकि पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बगल में जो था ये सांझ केंद्र था और उस पर जो है ये रॉकेट लॉन्चर गिरा है और वहां की जो बिल्डिंग है उसके शीशे तक जो है टूट गए हैं। अब पुलिस जो है जांच करने में लगी हुई है कि ये आरपीजी अटैक जो है वो किन शरारती तत्वों ने किया है या कोई प्लानिंग के तहत जो है ये कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन को तो निशाना बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी। तो अब पंजाब पुलिस जो है अब इस सारी जांच में लगी हुई है। इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही होगी जाहिर तौर पर, लेकिन अभी तक क्या क्या जानकारी मिल पाई है? देर रात किस वक्त ये अटैक हुआ, उस वक्त पुलिस स्टेशन में कितने लोग मौजूद थे, कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे वहां पर? जी देखिए, अभी तक जो पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि ये जो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल साथ में ही सांझ केंद्र जो पंजाब के जो द्वारा लोगों की जो बिलिंग सिस्टम है या फिर जो कुछ और जो प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दे होते हैं उनके जो दस्तावेज होते हैं वो वहाँ पर जो है उसका निपटारा किया जाता है। वहीं पर जो है फिलहाल जो है इस रॉकेट लॉन्चर को जो है वो दागा गया था। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये रॉकेट लॉन्चर का हमला है ये कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन पर किया होगा, क्योंकि बिल्कुल इसके साथ ही पुलिस स्टेशन था, वो कहीं ना कहीं उसका जो निशाना है वो सांझ केंद्र पर लग गया। तो अब देखना होगा कि पंजाब पुलिस जो है कोशिश यानी पुलिस स्टेशन को निशाना बनाने की थी, जांच की जा रही है। लेकिन इसके पीछे जो अब जांच शुरू होगी, क्या क्या साजिशें, किस किस एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी? अभी देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों भी जब मोहाली के जो पुलिस स्टेशन के इंटेलिजेंस ऑफिस में जो हमला हुआ था तो उसके पीछे भी जो है वो पाकिस्तानी की साजिश सामने आई थी और रिंदा का नाम सामने आया था कि उन्होंने जो है ये कुछ प्लानिंग के तहत जो है हमला करवाया गया था। तो कहीं ना कहीं अब इस पे भी ये जांच सामने पुलिस अब लगी हुई है कि इस साजिश के पीछे कहीं पाकिस्तान का हाथ तो नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से मोहाली के ऑफिस में भी पाकिस्तान से ही इस साजिश जो है रची गई थी और कुछ जो कनेडा में
बिल्कुल चमन, कुछ महीने पहले मोहाली में इस तरीके का अटैक हुआ था जब इंटेलिजेंस ऑफिस को निशाना बनाने की कोशिश थी। इस बार पुलिस स्टेशन के ऊपर इस तरीके का अटैक हुआ है। जाहिर तौर पर दोनों मामलों में लिंक तलाशने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन चमन, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या किसी तरह का कोई नुकसान भी दर्ज किया गया है? जी देखिए, अभी तक पुलिस जो है इसमें जांच कर रही है, देखना भी पड़ता है आरोपियों को जो है पहचाना नहीं गया है और कितने लोगों ने ये रॉकेट लॉन्चर मारा था ये अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस घटना के पीछे जो है एक या दो लोगों का जो है वो हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर जो होता है वो काफी बड़ा होता है। जिस तरह से पीछे मोहाली में भी जब ये घटना हुई थी तो लगभग जो था वो दो लोगों ने जो है उस रॉकेट लॉन्चर को दागा था और उसके बाद जो थे उसके साथ जो प्लानिंग में थे उसके साथ 2 लोग और थे। तकरीबन 4 से 5 लोग जो थे उसमें इन्वॉल्वमेंट थे। तो कहीं ना कहीं अभी घटना में भी जो है काफी लोग इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। और अगर हम बात करें हथियारों की तो लगातार जिस तरह से ड्रोन के जरिए जो है सरहदी इलाकों में जो है जो ड्रोन के जरिए जो हथियार जो बरामद किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं आरपीजी ड्रोन के जरिए ना आया हो। और जिस तरह से आजकल धुंध जो है सरहदी इलाकों में जो है काफी पंजाब में है, तो अब धुंध का फायदा उठाने में जो है लगातार जो है वो जो है इस तरह की जो है नाकाब जो यादें होते हैं पाकिस्तान की तरफ से या घुसपैठियों की तरफ से वो लगातार किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हथियारों की खेप में ही कहीं ना कहीं रॉकेट लॉन्चर भी ना आया हो, कहीं दूर जगह जो इसको गिराया गया हो और अब इसका इस्तेमाल किया गया हो। तो अब जो आरपीजी अटैक है वो जो है ये बहुत बड़ी एक घटना है, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल चमन, कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये रॉकेट लॉन्चर कहां से आया, कौन कौन इस साजिश के पीछे था। लेकिन एक बड़ा सवाल जो चमन इसके बाद ये उठता है कि आखिर इस तरीके से जिस तरीके से अटैक हो रहा है, जिस तरीके से मोहाली में हमला हुआ था, उसके बाद अभी तरन तारण में हमला हुआ है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर भी देखा जा रहा है क्या? और हम साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो रॉकेट लॉन्चर है क्या लग रहा है कितनी दूरी से इसे फायर किया गया होगा? जी देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों मोहाली में भी जब रॉकेट इंटेलिजेंस ऑफिस में रॉकेट लॉन्चर जो फायर किया गया था वो उसकी जो दूरी थी वो लगभग जो थी 200 मीटर के करीब थी और चौथी मंजिल पे जो था वो एक खिड़की पर जो था वो लगा था और उसके बाद जो था उसकी गति रुक गई थी, नहीं तो वहां पर भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन आज जो ये सांझ के अंदर में जो तरन तारण का जो पुलिस स्टेशन है बिल्कुल उसके साथ में ही सांझ के अंदर बना होता है, उस पर जो है ये रॉकेट लॉन्चर गया है। वहां पर जो पूरी जो उसकी बिल्डिंग के शीशे हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, क्योंकि सांझ के अंदर जो है वो एक ही बिल्डिंग होती है, क्योंकि उसमें ज्यादा बिल्डिंग नहीं बनाई जाती। तो कहीं ना कहीं जो निशाना था वो पुलिस स्टेशन के बजाय सांझ के अंदर में लगे और बिल्कुल उसके साथ ही पुलिस स्टेशन बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के अटैक जो है पुलिस को जो है निशाना बनाने में लगे हुए हैं। पुलिस का भी इसमें सबसे ज्यादा फेलियर है। जिस तरह से पंजाब में जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो है लगातार जो है पिछले दिनों भी सवाल जो उठाए जा रहे थे और लगातार जिस तरह से पंजाब में जो है वो गतिविधियों को जो है अंजाम दिया जा रहा था कुछ गैंगस्टरों द्वारा, जो था वो जिन लोगों को सिक्योरिटी मिली थी उनके बीच में जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। और पिछले दिन अगर बात करें 3 दिन पहले की, तो जलंधर का जो फगवाड़ा है वहां पर भी एक कपड़ा व्यापारी को जो था वो जो है गोली मार दी जाती है और उसके साथ उसका गनमैन भी मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं अब पंजाब पुलिस का भी इसमें बहुत बड़ा फेलियर होगा, क्योंकि जिस तरह से जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने लगातार ही पंजाब को तरफ से ये बताया था कि जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर जो है पाकिस्तान जो है लगातार जो है नाकाब जो हरकतें हैं वो लगातार कर रहा है। और जिस तरह से ड्रोन के जरिए जो हथियार जो है और जो ड्रग्स की जो तस्करी है वो बढ़ गई है। और हम बताएं कि जो ड्रोन है उसमें लगभग जो है तकरीबन जो है वो 20 से 25 किलो तक क्या इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है? जो रॉकेट लॉन्चर का जो हिस्सा हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या कोई डिटेल्स मिल पाई है? क्या पुलिस की तरफ से इसे लेकर कुछ बयान जारी किया गया है?
जी देखिए, अभी तक जो है पुलिस जो है इस मामले में जांच कर रही है कि ये कौन सी जो है वो देश का बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से जो पिछली बार जो रॉकेट लॉन्चर जो है वो मिला था, वो मेड इन जो रसिया था, वो मेड इन रसिया का बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस जो है अब इस सारे रॉकेट के जो पार्ट्स हैं जो वहां पर बिखरे पड़े हैं उसकी जो जांच करेगी और पता लगाने में जुटेगी कि ये रॉकेट लॉन्चर जो है वो कौन से देश का बना हुआ है और इसकी कितनी क्षमता है और इससे कितनी बड़ी जो है तबाही जो है जब ये दागा जाता है तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस रॉकेट लॉन्चर के जरिए जब कि पुलिस स्टेशन को कहीं निशाना बनाना तो नहीं था, क्योंकि बिल्कुल जो सांझ केंद्र है उसके साथ ही जो पुलिस स्टेशन है जो है बना हुआ था और उस पे जो है ये रॉकेट लॉन्चर बना है। और ये सांझ के अंदर जो पंजाब सरकार के द्वारा जो बनाए जाते हैं वहां पर जो है जो पंजाब के जो लोगों के जो अपने जो काम होते थे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए या लाइसेंस बनाना या फिर वहां पर जो बिजली के बिल जमा करवाना, इस तरह के काम जो है सांझ के अंदर में किए जाते थे। और यहाँ पर जो है काफी दस्तावेज भी जो है लोगों के जो रखे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि ये जो रॉकेट लॉन्चर का जो निशाना था ये पुलिस स्टेशन था या फिर किसी और जगह इन्होंने ये इस रॉकेट लॉन्चर को दागना था, ये गलती से यहाँ पर गिर गया। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सोर्सेज अभी तक बता रहे हैं कि ये जो रॉकेट लॉन्चर है ये कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन पे ही दागा गया था, लेकिन गलती से ये जो है ये सांझ के अंदर में गिर गया। तो अब पंजाब पुलिस पे अब जो है ये सवालिया निशान होता है। जिस तरह से इंटेलिजेंस की उनको जो है लगातार जो थी वो इनपुट्स थी कि पंजाब में कुछ जो है हमले जो हो सकते हैं, जो आज एक रॉकेट लॉन्चर के द्वारा हमला हुआ। तो कहीं ना कहीं अब पंजाब पुलिस को अब ये गहनता से जांच करनी पड़ेगी कि पंजाब में जो ये अमन शांति जो है वो भंग क्यों हो रही है। बिल्कुल, और देखिए कई सवाल इसके बाद खड़े होते हैं, तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। लेकिन चमन, क्या घटना स्थल से कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? कौन कौन सी टीमें वहां पर पहुंची है इस पूरे मामले की जांच के लिए? जी देखिए, अभी तक जो है घटना स्थल में जो है पुलिस की जांच टीम जो है वो पहुंची हुई है और वो लगातार जो है जांच कर रही है। ये अभी तक कहना मुश्किल होगा कि कौन कौन सी चीजें जो है अभी तक उनको मिली है। अभी तक तो सिर्फ रॉकेट लॉन्चर का ही आप हिस्सा देख पा रहे होंगे, क्योंकि यही एक जो है पुलिस को जो है अभी तक मिल पाया है। और अभी ये पुलिस जो है आसपास के इलाकों में जो है सीसीटीवी भी जांचने में लगी हुई है कि कहीं ना कहीं सीसीटीवी में जो है ये हमला वरना दिख जाए। क्योंकि जिस तरह से पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर में इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर जब सीसीटीवी में वो आरोपी पकड़े गए थे तो वो भी सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए थे, क्योंकि पंजाब पुलिस के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जो गेट पर, उसी में वो कैप्चर हो गए थे। और उसके बाद जो था पुलिस ने जांच की थी और उनको जो था वो पुलिस ने जो था जब वो पंजाब से बाहर भाग गए थे तो कहीं को यूपी से पकड़ा था, कहीं को पंजाब के आसपास इलाके से पकड़ा गया था। और उसके साथ ही जहाँ पर उन्होंने जो रॉकेट लॉन्चर का जो पिछला हिस्सा था वो साथ ही लगते जंगल में मिला था। तो कहीं ना कहीं इसके भी कुछ जो है अंश जो है वो आसपास के इलाकों में मिलेंगे, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर का जो ये हिस्सा होता है ये काफी बड़ा होता है और जब इसको दागा जाता है तो इसकी रेंज भी बहुत 300 से 400 मीटर तक होती है। जी बिल्कुल, तो एक बार फिर से दर्शकों को हम ये बड़ी खबर बता दें, जिस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश थी। हालांकि ये निशाना चूक गया, लेकिन देर रात ये अटैक किया गया और इस हमले में आपको बता दें कि नजदीक वाली बिल्डिंग के जो है वो शीशे जो है वो टूट गए। पंजाब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही मोहाली में भी इस तरीके का अटैक हुआ था, जब इंटेलिजेंस ऑफिस को निशाना बनाया गया था। और इस बार तरन से इस तरह की खबर सामने आ रही है, जहां पर रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया गया पुलिस स्टेशन को। और अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है, क्योंकि किसी एक शख्स के बस की ये बात नहीं है। जाहिर तौर पर इसके पीछे कई लोग होंगे और ऐसे में आसपास के इलाकों को खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश कर रही है पुलिस, ताकि इससे जुड़े कुछ तार, कुछ सबूत जो है वो हाथ लग जाए। लेकिन इसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके की घटनाएं पंजाब में बीते दिनों में हुई है, लॉ एंड ऑर्डर पर, इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अगर पुलिस स्टेशन को इस तरीके से निशाना बनाया जाएगा, वो भी रॉकेट लॉन्चर के जरिए, तो फिर बाकी आम जनता का क्या होगा? चमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चमन, जाहिर तौर पर इस पर एक बार राजनीति भी अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक इंटेलिजेंस ऑफिस पर हमला होना, दूसरा फिर पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला होना, और पंजाब में बीते दिनों में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर लगातार हम देख रहे हैं कि सवालों के घेरे में। जी देखिए, जिस तरह से पंजाब में जो है राजनीति जो है वो पहले से ही तूल पकड़ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से पीछे जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है पंजाब की विरोधी जो पंजाब की विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे बीजेपी हो, उन्होंने लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है पंजाब सरकार को जो है निशाने पे बनाया हुआ है। और अब इस घटना के बाद जो थे वो अब जो है वो लगातार जो है अब जो है पंजाब में जो है वो राजनीतिक पार्टियां जो है वो एक
के ऊपर जो ब्लेम लगाएगी। और पिछले दिनों भी जिस तरह से हम बात करें कुछ बीजेपी के सीनियर लीडर की, उनका यही कहना था कि पंजाब में जो है इस वक्त जो है वो सुरक्षा जो है वो नहीं है, वो सुरक्षा लोगों को महसूस करवानी चाहिए पंजाब सरकार को। तो कहीं ना कहीं अब सुरक्षा के मामले में जो है वो लगातार जो सवाल उठते आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में उन लोगों की हत्या हो रही है जिनको जो है गनमैन भी मिले होते हैं और कुछ पुलिस वाले होते हैं, उसके बावजूद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से गैंगस्टरों को लेके पिछले दिनों जो है पंजाब में विवाद बनता रहा, और अब जो है वो जिस तरह से जो है आज फिर एक बड़ी घटना जो है तरन में देखने को मिलती है कि एक आरपीजी जो अटैक है वो एक जो है पुलिस स्टेशन के नजदीक जो सांझ केंद्र जो बना है उस पर जो हो जाता है। और कुछ जो महीने पहले जो है पुलिस के इंटेलिजेंस ऑफिस जो हेडक्वार्टर है वहां पर अटैक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के इंटेलिजेंस ऑफिस पे अटैक हो जाता है, उसको भी गंभीरता से जो है लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस के अगर जिस तरह पुलिस को ही अब जो है ये निशाना बनाया जा रहा है क्या इस घटना को लेकर कोई बयान आधिकारिक तौर पर जारी किया गया है पुलिस की ओर से, अधिकारियों की ओर से, या फिर आपके किसी से कोई बातचीत हो पाई है इसे लेकर? जी देखिए, अभी तक जो है पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया गया है, और अभी तक पुलिस की जो टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है और वो जांच कर रही है कि ये रॉकेट लॉन्चर किस दिशा से दागा गया हो और इसकी जो रेंज थी वो क्या है, और कहीं आसपास ही जो रॉकेट लॉन्चर दागने वाले जो है वो कहीं छुपे तो नहीं पड़े, क्योंकि ये रात की घटना थी। और रात जब क्योंकि सरहदी इलाका है यहाँ पर, और लगातार जो है पंजाब में जो धुंध का भी जो है वो कहर जो है वो बना हुआ है, क्योंकि धुंध में जो है इस चीज के जो कारनामे हैं वो लोग जो है जो इस तरह की गतिविधियां उठाते हैं, क्योंकि उसका भाग जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों सरहदी इलाकों में जब धुंध ज्यादा पड़ी थी तो उसके बाद जो था वो पाकिस्तान की तरफ से जो है ड्रोन की मूवमेंट तेज होगी थी, और उसमें ड्रोन के जरिए जो है काफी हथियार जो है भारत भेजे गए थे, और उसमें जो है काफी हथियार जो है BSF और पंजाब पुलिस ने रिकवर भी किए थे, और उसके साथ कुछ जो ड्रग्स वहां से आई थी वो भी रिकवर की थी। तो कहीं ना कहीं अब पंजाब पुलिस जो है अब इसमें भी जांच में लगी हुई है कि जो हथियार आते हैं उससे पहले ही कहीं और इलाके में तो नहीं जो है जो इस तरह के जो बड़े हथियार होते हैं उनको गिराया जाता है, क्योंकि पुलिस का और जो BSF जो बॉर्डर पे लगी हुई है उनका ध्यान भटकाने के लिए जो एक तरफ जो है छोटे मोटे हथियार फेंक दिए जाए और दूसरी तरफ जो इस तरह के बड़े हथियार फेंक दिए जाए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो स्मगलर होते हैं और जो तस्कर वहां पर जो काफी मात्रा में जो पकड़े भी जा रहे हैं पंजाब के इन सरहदी इलाकों में, तो उनका मोटिव यही रहता है कि वह जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो हथियारों की खेप आती है वहां से बड़े हथियार आना। जी बिल्कुल, ये अहम जानकारी चमन आप दे रहे हैं कि किसी बड़ी घटना से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की घटना की गई हो, तरन तारण के पुलिस स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की गई हो। लेकिन चमन, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जहां पर ये पुलिस स्टेशन है उसके आसपास का इलाका कैसा है? क्या वो रिहायशी इलाका है जहां पर ये अटैक किया गया? जी देखिए, यहाँ पर जो है कुछ घर है, और क्योंकि जिस तरह से पुलिस स्टेशन है ये अमूमन जो है शहर के जो बिल्कुल साथ में जो गांव का इलाका है वहीं पे बना हुआ है। और अगर हम बात बताएं तो यहाँ पर जो है कुछ घर हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकांत जगह पर ये जो पुलिस स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पर कुछ आसपास जो है घर हैं और आसपास थोड़ी छोटी मार्केट भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस स्टेशन को इसलिए निशाना बनाया जा रहा हो, क्योंकि जिस तरह से पंजाब पुलिस के ऊपर जो है वो जो है एक जो गैंगस्टर हो या कोई इस तरह के जो आतंकवादी होते हैं वो लगातार जो है पुलिस को ही निशाना जो है बनाया जा रहा हो। ठीक है चमन, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे, लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उधर अमेरिका और रूस के हाई प्रोफाइल कैदियों की अदला बदली UAE की राजधानी अबू धाबी में की गई, जहां रूस ने उसकी जेल में बंद अमेरिका की बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर को रिहा कर दिया, और इसके बदले में अमेरिका ने रूस के हथियार व्यापारी विक्टर बूथ को आजाद किया, जो निजी विमान से रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे और वहां अपने परिवार के लोगों से मिले। वहीं अमेरिका ने इस सौदे में अपने देश की ओलंपिक खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर को रूस की जेल से रिहा करवाया, जिन्हें रूस में नशीला पदार्थ लेकर आने के आरोप में कैद किया गया था। हालांकि अमेरिका ने इस पर साफ तौर पर कहा था कि रूस जिसे नशीला पदार्थ मान रहा है उस पर अमेरिका समेत कई देशों में प्रतिबंध ही नहीं। लेकिन रूस ने अपने संविधान का हवाला देते हुए उन्हें करीब 8 महीने तक अपनी जेल में रखा। खबर है कि अमेरिका ब्रिटनी के अलावा पॉल व्हीलन नाम के एक अमेरिकी नागरिक को भी आजाद कराना चाहता था, जिन्हें 2018 में रूस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन फिलहाल अमेरिका ऐसा करने में नाकाम साबित हुआ। और अब गुजरात से बड़ी खबर, जहां आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे गांधीनगर बीजेपी दफ्तर में यह बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और बीजेपी दोपहर 2 बजे सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, येदियुरप्पा और
अर्जुन मुंडा बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां मौजूद रहेंगे। 12 दिसंबर को गुजरात के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। इस बीच एक्टर रणदीप हुड्डा ने सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से माफी मांगी। ये माफी उन्होंने अपनी फिल्म बैटल ऑफ सारागढ़ी से जुड़े अपने वादे की वजह से मांगी, क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब तक उनकी फिल्म रिलीज नहीं हो जाती वो अपने बाल नहीं कटवाएंगे। लेकिन रणदीप हुड्डा ने फिल्म बैटल ऑफ सारागढ़ी रिलीज होने से पहले ही अपने बाल कटवा लिए। इधर रामपुर में बीजेपी को मिली बड़ी जीत में मुस्लिम समुदाय के वोटों की अहम भूमिका बताई जा रही है। वहां हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने 30,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की और उन्होंने रामपुर में आजम खां के किले को ढहा दिया, क्योंकि 40 साल से भी ज्यादा वक्त से रामपुर की सीट पर उनका या उनके परिवार का कब्जा था। लेकिन इस बार बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को पटखनी देकर पहली बार वहां जीत दर्ज की और इसके पीछे मुस्लिम समुदाय की बड़ी भूमिका बताई जा रही। इस समुदाय के लोगों ने भी बताया कि केंद्र और राज्य की योजनाओं का सीधा फायदा उनको पहुंचा। काम अच्छा किया है, कर रहे हैं। रामपुर के मुस्लिम समुदाय के युवा भी केंद्र सरकार की कई योजनाओं का जिक्र करते दिखाई दिए, जैसे आयुष्मान कार्ड वगैरह, ये बहुत बढ़िया है। माना जा रहा है कि इसी वजह से मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी का साथ दिया, क्योंकि रामपुर वो सीट है जहां करीब 60% मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं और इस बार वहां पड़े कुल वोटों का 62% बीजेपी को मिला, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 36% ही वोट गया। और अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कलह पर बड़ी खबर आपको दे दें। शिमला में विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि सीएम चेहरे का फैसला आलाकमान करेगा, यानी हिमाचल में मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अंतिम मुहर दिल्ली में लगेगी और अंतिम फैसला गांधी परिवार करेगा। हालांकि रेस में सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम आगे चल रहा है। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा विधायक सुक्खू के साथ हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रतिभा सिंह की 25 विधायकों के समर्थन का दावा भी गलत है, लेकिन प्रतिभा सिंह की नाराजगी कम करने के लिए उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को मंत्रिमंडल में बड़ा पद दिया जा सकता है। सुखविंदर सुक्खू जी हमारे साथ में हैं और पूरी हमने देखा कि कांग्रेस को जीत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। सुक्खू जी, राज मिला लेकिन ताज की लड़ाई। अगर सब कुछ ठीक है तो ये जो बाहर हो रहा था आपने देखा, ये क्यों? नहीं, बाहर तो कार्यकर्ता आते हैं, नारे लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी ऐसे नारे की एक तरफ लग रहे हैं कि रानी को ताज मिले, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं सुक्खू जी को ताज मिलेगा, ऐसा क्यों? देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे तो पता नहीं था। मैं तो सीधा अपने चुनाव क्षेत्र से शाम को 5:30 बजे पहुंचा हूँ। विधानसभा क्षेत्र में पहले कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के बाद हमने अपनी देवी देवताओं का पूजन किया। उसके बाद आए 6 बजे सीएलपी मीटिंग थी। कई विधायकों ने अनुरोध किया कि हम चंबा से चलना है, 9 घंटे लगते हैं। आपने बहुत कुछ डिसाइड किया इस चुनाव में, आप यहाँ तक पहुंचा, लेकर आए 40 सीटें। अब जस्ट ये बता दीजिए कब तक नाम सामने आ जाएगा? ये तो कम से कम ये 3 ऑब्जर्वर आपको बताकर गए होंगे। देखिए, अब ये कल जाएंगे हाईकमांड के पास, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। हाईकमांड में जो वरिष्ठ नेता था सभी चर्चा करते हैं, सभी परिस्थितियों को देखते हैं, सभी लोगों से बातचीत कर राय को प्रकट करते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री की घोषणा होती है। मुझे मालूम है आप नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी कुछ 1-2 नाम तो आपने भी रखे होंगे, अपना रखा या किसी और का रखा, क्योंकि आपने देखा पूरा चुनाव, आपने सब कैंडिडेट्स को देखा, कौन जीत गया है कौन नहीं जीत कर आया। देखिए, मैंने तो हाईकमांड का नाम रखा कि जो हाईकमांड का नाम होगा उसके साथ हम। उसमें कोई फिर इफ एंड बट नहीं होगा, कोई भी नाम आए सुक्खू जी को कोई दो राय नहीं है। मैं तो पार्टी का लॉयल सोल्जर आज से न्यू 35 इयर्स बैक मैंने पार्टी ज्वाइन की। उसमें सुक्खू हो या ना हो, उसमें सुक्खू हो ना हो कोई बात नहीं, आई एम लॉयल सोल्जर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। इधर हिमाचल प्रदेश में बहुमत मिलते ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस ने इस बार चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए वहां 68 में 40 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन जीत मिलने के बाद कांग्रेस में जश्न की बजाय बवाल शुरू हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग लेकर उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पर्यवेक्षक के तौर पर शिमला पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफिले को रोक लिया और उनके सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए मची इस कलह के बीच खुद प्रतिभा सिंह ने अपनी दावेदारी ठोक दी। उन्होंने दावा किया कि राज्य का पूरा चुनाव वीरभद्र सिंह के नाम पर ही लड़ा गया, इसलिए उनके परिवार का सीएम पद पर हक बनता है। नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो। एक रोज पहले उनके बेटे और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी और इसी के अगले दिन प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। यही नहीं, प्रतिभा सिंह का खेमा भी मजबूती से उनकी दावेदारी पुख्ता करने में जुट गया।
और वहां से इस तरह की खबरें आने लगी कि अगर वीरभद्र सिंह के परिवार की अनदेखी हुई तो हिमाचल प्रदेश में पार्टी में टूट का खतरा हमेशा बना रहेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रतिभा सिंह के गुट ने तो अपने साथ 25 विधायकों के समर्थन का भी दावा कर दिया। हालांकि प्रतिभा सिंह के अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी सीएम पद के दावेदारों में शामिल है, जिन्हें कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में प्रचार समिति का प्रमुख बनाया था। मुख्यमंत्री भी पार्टी हाईकमान बना देगी जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा है। इसके साथ कौल सिंह ठाकुर, मुकेश अग्निहोत्री और आशा कुमारी के नाम भी सीएम पद की रेस में है। इस बीच कांग्रेस ने साफ किया कि फैसला सबकी सहमति से ही होगा। सबको साथ में लेके चलने की बात है। हालांकि प्रतिभा सिंह के रुख को देखकर कांग्रेस आलाकमान के लिए ये घमासान रोक पाना इतना आसान नहीं दिख रहा। और कांग्रेस में ये बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि जीत के साथ ही वहां एक कुर्सी के लिए कई दावेदार खड़े हो गए। सारे दावेदार आलाकमान से अपने कनेक्शन की दलील दे रहे हैं। They cannot neglect his family. हिमाचल प्रदेश में मेरे द्वारा 6 साल संगठन बनाया गया। मेरे नेता राहुल गांधी प्रदेश में 5 साल के बाद कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। जो मंत्री बनता है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता, निश्चित रूप से आई ऑल्सो एक्सपेक्ट। और एक कुर्सी के इतने दावेदार होने की वजह से ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में सुबह से शुरू हुआ बवाल देर शाम तक चलता रहा। वहां कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय में ही शाम को विधायक दल की बैठक होने वाली थी, लेकिन बैठक से पहले ही बड़ी संख्या में प्रतिभा सिंह के समर्थक वहां पहुंच गए, जिसकी वजह से शाम को होने वाली बैठक 2 घंटे देर से शुरू हुई। इस बीच प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य भी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां बाहर मौजूद समर्थकों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने विक्ट्री का साइन भी दिखाया, जिसके बाद वहां मौजूद प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। उधर अमेरिकी सरकार ग्रीन कार्ड से जुड़े नियमों में एक बदलाव करने वाली है, जिससे भारत के लोगों को बड़ा फायदा होगा। बदलाव से जुड़ा कानून अमेरिका की संसद में जल्दी पेश किया जाएगा। और बिल पास होते ही ग्रीन कार्ड का अलग अलग देशों का कोटा खत्म हो जाएगा। अमेरिका में स्थायी तौर पर रहने और नौकरी करने के लिए ग्रीन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब तक हर देश के लिए ग्रीन कार्ड का अलग कोटा तय किया जाता था। जिस देश का जितना कोटा तय होता था, उस देश के उतने ही नागरिकों को ग्रीन कार्ड मिल सकता था। इस नियम का नुकसान भारत को सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि काबिल लोगों की सबसे ज्यादा संख्या भारत में ही होती है। लेकिन ग्रीन कार्ड की लिमिट के कारण भारत के युवाओं को ग्रीन कार्ड के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। नए नियम के बाद अलग अलग देशों का कोटा खत्म हो जाएगा। मतलब ये कि अगर काबिल लोग केवल भारत में होंगे तो सारे ग्रीन कार्ड भारतीयों को भी मिल सकेंगे। इससे अमेरिका को फायदा ये होगा कि वहाँ की कंपनियां काबिलियत के आधार पर युवाओं को नौकरी दे पाएंगी। दूसरी तरफ अमेरिका में नौकरी करने के लिए ग्रीन कार्ड भारतीयों के रास्ते की मुसीबत नहीं बनेगा। इधर एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उन मदरसों की जांच के आदेश दे दिए जहां गैर मुस्लिम छात्रों को दाखिला दिया गया, जिसके लिए एनसीपीसीआर ने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को चिट्ठी लिखकर 1 महीने में रिपोर्ट मांगी, ताकि उन मदरसों की लिस्ट तैयार की जा सके जो गैर मुस्लिम समुदाय के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के अलावा सरकार से स्कॉलरशिप भी मुहैया करवाते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने राजस्थान के अनूपगढ़ सेक्टर में गोलियां बरसाई, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया गया। इस बार राजस्थान में सीमा पार से फायरिंग की गई। की सरकार यूएई के दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से दुगनी ऊंची इमारत बनाने की तैयारी में जुटी। खबर है कि सऊदी अरब की कुछ कंपनियों को इस इमारत का डिजाइन बनाने का काम दिया जा चुका है। और जो डिजाइन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पसंद आएगा, उसी की तर्ज पर बुर्ज खलीफा से 2 गुना ऊंची इमारत बनाई जाएगी। खबर है कि करीब 2000 मीटर ऊंची इस इमारत को बनाने में $5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 40,000 करोड़ का खर्च आएगा। इधर जलंधर डबल मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर संपत नेहरा ने ले ली। ये वही गैंगस्टर है जिसने एक्टर सलमान खान को मारने के लिए रेकी की थी। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले पंजाब के जलंधर में रहने वाले कपड़ा कारोबारी से 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से उनकी सुरक्षा में 2 पुलिस वालों को तैनात किया गया था। इसके बावजूद कपड़ा कारोबारी समेत उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिस वाले की 3 दिन पहले हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार होकर भागते दिखे। हत्या के बाद वहां सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। कुछ पुलिस वालों ने घटना की जगह पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की, जिन्हें वहां जमीन पर खून के धब्बे और गोली मिली। जिन्होंने ये वारदात की थी उन्होंने फड़ांगे, ट्रेस करांगे और सजा देवांगे। कपड़ा कारोबारी की हत्या से गुस्साए इलाके के कुछ लोग राज्य सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए।
पुलिस के मुताबिक 7 सितंबर की रात को कारोबारी अपनी दुकान बंद कर अपनी कार की तरफ जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार आरोपी आए और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब इस हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे संपत नेहरा ने ले ली। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मंदूस कमजोर पड़ने लगा है। इस बात की जानकारी मौसम विभाग ने दी। चक्रवाती तूफान अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। तूफान की ताकत में कमी आने की वजह से हवा की रफ्तार में भी कमी देखी गई है। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान मंदूस का असर रात भर तमिलनाडु के कई जिलों में दिखा। रात भर चेन्नई समेत कई जिलों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश होती रही। मंदूस तूफान की दस्तक के साथ ही समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और समंदर का पानी सड़क तक आ गया। तूफान की वजह से समंदर में उठे उफान का आलम ये रहा कि पानी धीरे धीरे निचले इलाकों की तरफ बहने लगा और मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। चेन्नई के मैलापुर में तूफानी हवा और बारिश मोटरसाइकिल समेत स्कूटर सवार और कार चलाने वालों के लिए मुसीबत का सबब बन गई, क्योंकि रात के अंधेरे में हवा के थपेड़ों और लगातार हो रही बारिश के बीच वाहन चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया। यही वजह रही कि हवा की रफ्तार बढ़ते ही जो जहाँ था वो वहीं रुक गया। इतना ही नहीं, तेज बारिश की वजह से कई लोगों की मोटरसाइकिल और ऑटो भी खराब हो गए, जिन्हें वो तेज हवा के बीच सड़क पर धकेलते हुए ले जाते नजर आए। एक जगह तो कुछ लोगों ने ऑटो को धक्का लगाकर पानी के बीच से निकाला। समुद्र में उठ रही ताकतवर लहरों की मार से तट पर बंधी नावों को भी नुकसान पहुंचा। इसी के साथ ही मंदूस तूफान की वजह से तमिलनाडु में लोग रात भर दहशत में रहे। चेन्नई के कई इलाकों में न सिर्फ पानी भर गया, बल्कि कई जगह पेड़ और खंभे भी उखड़ कर गिर गए और सड़क किनारे मौजूद कई दुकानें भी तूफानी हवा की भेंट चढ़ गई। हवा की तेज रफ्तार में किसी दुकान की छत उड़ गई तो कहीं शीशे टूट गए। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भी भर गया, जिसने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। उधर सुरक्षा के लिहाज से प्रदेश के 27 जिलों के सभी स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान की दस्तक से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन मंदूस तूफान के लिए बनाए गए इमरजेंसी सेंटर पहुंचे और तूफान से निपटने की तैयारियों की जानकारी भी अधिकारियों से ली। बंगाल की खाड़ी में उठे इस तूफान की वजह से रात भर लोगों की नींद उड़ी रही, क्योंकि तूफान की वजह से कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिर गए तो कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई। इसी के साथ ही समंदर में मंदूस तूफान के उठने की वजह से चेन्नई समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश जारी रही और तूफान का असर उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के बीच के तटीय इलाकों तक है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने 27 जिलों में 2 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी और सरकार ने करीब 170 राहत शिविर भी तैयार किए। शाम तक हवा की रफ्तार घटकर 30 से 40 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इस बीच दिल्ली के एम्स में हुए सर्वर हैकिंग का मुद्दा लोकसभा में भी उठा। ये मुद्दा बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे ने उठाया और एम्स के सर्वर हैकिंग मुद्दे पर सरकार से जवाब देने की मांग की। कायदे से हैकरों की पहचान हो पाई। असल में करीब 2 हफ्ते पहले दिल्ली एम्स का सर्वर हैक हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे दुरुस्त कर लिया गया। साथ ही देश में मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था ICMR के सर्वर को भी हैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें हैकर नाकाम रहे। इस बीच वर्ल्ड बैंक ने दावा किया कि भारत में जल्द इतनी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी कि वो इंसान की बर्दाश्त करने की सीमा ही तोड़ देगी। उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में गर्मी अब जल्दी आ रही है और ज्यादा लंबे वक्त तक रह रही है, जो कि बिल्कुल सही है। इस साल मार्च में ही तापमान ने ऐसा उछाल मारा था कि रिकॉर्ड बन गया था। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत में बहुत जल्द गर्मी उस तापमान पर पहुंचने वाली है कि इंसान के शरीर के लिए उसे झेलना नामुमकिन हो जाएगा और नतीजा होगा मौत। ग्लोबल वार्मिंग को अब नजरअंदाज करना बड़े खतरे को न्योता देना है। वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी कि गर्मी लोगों की नौकरियां भी छीन सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि काम करने वाली भारत की 75% तक आबादी यानी 38 करोड़ लोग गर्मी में मजदूरी करते हैं। ऐसी सिचुएशन पैदा होती है हीट वेव में कि जब वो काम नहीं कर पाएंगे तो जो उनका एम्प्लॉयर है तो वो उनको एम्प्लॉय नहीं करेगा और जब नौकरियां जाएंगी तो जाहिर तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगेगा। मुंबई के नेरुल इलाके से मारपीट का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। मामूली विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए। विवाद समारोह में आई एक लड़की को धक्का लगने के बाद बढ़ा, जहां 2 गुट सरेआम सड़क पर मारपीट पर उतर आए और एक दूसरे को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काफी देर तक मारपीट होती रही, कुछ लोग बीच बचाव भी करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक नेरुल में शादी में शामिल होने आई लड़की को किसी ने धक्का मार दिया, जिसके बाद 2 गुटों में पहले काफी देर तक बहस हुई और उसके बाद सड़क पर मारपीट शुरू हो गई।
फिर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक आदमी ने एक महिला डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो आदमी उस महिला डॉक्टर से हाथापाई करता नजर आया। यही नहीं, उस आदमी के परिवार के लोग भी वहां आ गए और उस पर लात घूंसे बरसाने लगे। इस घटना में महिला को काफी चोटें आईं, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कर रहे थे उसको भी मैंने रुकवाया था। उस महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया कि वो आदमी फ्लैट का अवैध निर्माण कर रहा था, जिसे रुकवाने पर उसने मारपीट की। खबर है कि तुर्की ने अमेरिका और रूस को सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का अल्टीमेटम दे दिया। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने दोनों देशों से दो टूक कह दिया कि कुर्द लड़ाकों के संगठन एसडीएफ को 2 हफ्तों के अंदर उत्तरी सीरिया से हटना ही होगा। और ऐसा नहीं होने पर तुर्की की सेना एसडीएफ के सफाये के लिए बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर देगी। या यूं कहें कि तुर्की ने ऐलान कर दिया कि उत्तरी सीरिया में एसडीएफ पर उसके हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि उत्तरी सीरिया में तुर्की की सेना का घुसना और वहां तबाही मचाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार तुर्की ने अमेरिका और रूस से 2 टूक कह दिया कि वो एसडीएफ के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाएगा। मतलब ये कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ठान चुके हैं कि उत्तरी सीरिया में अपनी सीमा से लगने वाले इलाकों में कुर्द लड़ाकों के संगठन एसडीएफ का खात्मा करके ही दम लेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अमेरिका और रूस से ही दुश्मनी क्यों न मोल लेनी पड़े, क्योंकि उन्हें शक है कि अपने अपने मतलब साधने के लिए अमेरिका और रूस दोनों इस संगठन का साथ दे रहे हैं।